तो आज हम देखने वाले हैं CF और PI के और भी ज़्यादा क्वेश्चंस। और इस बार हमारे पास जो स्पेशल केस है वो है e⁴ax का, यानी जो PI वाला पार्ट है आप देख सकते हो तीनों ही क्वेश्चन में आपको कैसा दिखता होगा, e⁴ax टाइप का। क्लियर? हमने जो लास्ट वीडियो में CF और PI के क्वेश्चंस देखे थे उसमें जो PI वाला पार्ट था वो स्पेसिफिकली कैसा था, cosec, sec, tan, cot या फिर इनके स्क्वायर्स हो तब भी चलेगा। बट अब जो हम जो स्पेशल केस देखने वाले CF और PI का, इसमें जो PI है वो किस फॉर्म में, e⁴ax। अब इसे सॉल्व करने की जो शॉर्टकट मेथड है या फिर नॉर्मल मेथड है वो देखते हैं। तो देखो, आपको एक चीज़ पता है कि आपका जो फाइनल जनरल सॉल्यूशन आने वाला है वो आप लोग कैसे लिखते हो, y = CF + PI, यानी इसका CF फाइंड करना ज़रूरी है, तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो जो y के साथ है वो आपका क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसे सॉल्व करते हैं। सो f of d = d² - 3d + 2 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। एक चीज़ अच्छी होती है CF और PI के क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वो ये है कि आपका जो CF वाला पार्ट है वो बार बार प्रैक्टिस हो जाता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन जहाँ पे =0 होता है उसमें जो आप CF करते हो वही आपका जो डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन, उसकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिक हो जाती है। तो चलो, सो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप =0 रखते हो। सो d² - 3d + 2 = 0, इसके फैक्टर्स आएंगे d - 2, d - 1 = 0, यानी d की वैल्यू 2, d की वैल्यू 1, यानी m1 = 1 और m2 = 2, यानी आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF क्या आएगा, c1 यानी कांस्टेंट 1 e⁴x + कांस्टेंट 2 e⁴2x। तो ये आ चुका है आपका CF। अब यहाँ से हम सीखने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है PI वाला। तो यहाँ से जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल PI है वो क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाय दैट साइड। सो 1/d² - 3d + 2 e⁵x। हम यहाँ तक तो जानते हैं कि PI हमेशा ऐसा ही होता था। क्लियर? अब जो बाई चांस यहाँ पे cosec sec होता तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं हम, ये 2 आ जाते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, फिर जो हमने फॉर्मूला देखे कि 1/d + αx हो, सो e⁻⁻, वो सब यूज़ करते हैं। बट अब ये है तो यहाँ से एकदम ध्यान से सुनो, करना क्या है आप लोगों को, एकदम ध्यान से सुनना। आपके पास फंक्शन ऑफ d यानी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वो डिवीजन में जा चुके हैं नीचे, उसको नोट डाउन करो कि देयरफॉर f of d की वैल्यू क्या है आपके पास, d² - 3d + 2। क्लियर? अब ध्यान दो, e के साथ ax, आपका फॉर्म क्या होता है, e⁴ax होता है। सो e⁴ax फॉर्म होना चाहिए, और आपके पास यहाँ पे क्या है, e⁵x है, तो इसका सीधा मतलब क्या है कि a की वैल्यू क्या है, 5। क्लियर? आपको ये फिगर आउट करना है कि a की वैल्यू क्या है। अब जो आपका ये ऑक्सिलरी इक्वेशन f of d आया था, इसमें a डाल के देखो, यानी a की जो वैल्यू है कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे 5, तो d की जगह 5 रख के देखो क्या होगा, 5 का स्क्वायर - 3 × 5 + 2, यानी कि 25 - 15 + 2 यानी कि 12। ये जो 12 आंसर आया है, मतलब d की जगह d की जगह a वाली वैल्यू रखने से 12 आ गया। ये जो वैल्यू है ≠ 0 है, यानी यहाँ पे आपका जो PI है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आई है कहाँ पे, नीचे आई है। सो 1/12 e⁵5x, ये आपका डायरेक्ट PI यहाँ पर आ जाता है। समझ में आया? इतना ईजी है ये चीज़। हाँ, बाई चांस जो 0 हो जाता है तो उसके केस अलग अलग आएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ेंगे वो देखेंगे। पर यहाँ पे देखो, जिसमें 0 नहीं आता है तो जो आया 0 को हट के वही नीचे आ जाता है, और PI मतलब आपका इस फॉर्म में आ जाता है। तो फाइनली आप यहाँ से क्या लिख सकते हो कि फाइनली वी नो दैट, फाइनली आप क्या जानते हैं, y = क्या होता है, CF + PI। तो यहाँ पे आपका y क्या हो जाएगा, c1 e⁵x + c2 e⁵2x + 1/12 e⁵5x is the general solution where c1 and c2 are the arbitrary constant। क्लियर? आपका सिंपल सा काम है, जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है उसको फिगर आउट करो, e के जो पावर में है वो उसके अंदर डाल के देखो, 0 नहीं आया तो बस वहीं पे आपका आंसर डन। 0 आ गया तो क्या करना है, हम जैसे आगे क्वेश्चंस होंगे वैसे उन चीज़ों को देखते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन में भी सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। ठीक है? सो f of d आपका यहाँ पे क्या है, 4d² + 12d + 9 इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो आपका काम क्या होता है, लेट दैट बी = 0। सो 4d² + 12d + 9 = 0। ये क्या बन रहा है, 2d + 3 द होल स्क्वायर, सो 2d + 3 × 2d + 3 = 0। तो d की वैल्यू क्या आ रही है, -3/2, -3/2। तो m1 और m2 आपका इक्वल आया है, दैट इज -3/2। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या होगा, c1 + c2x
इंटू ई रेस टू नेगेटिव 3x/2। तो यहाँ पे आपका CF आ गया। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं फटाफट इस चीज़ को कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है। क्लियर। अब इसके PI वाले पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। सो PI बेसिकली क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन चला जाएगा डिवीजन में। सो 1/4d² + 12d + 9, और वो क्या है 144 e रेस टू नेगेटिव 3x। आपका काम क्या है, f ऑफ d फिगर आउट करो, ये नीचे वाला 4d² + 12d + 9। यहाँ पर a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, eax होना चाहिए, आपके पास e रेस टू नेगेटिव 3x है। इसका सीधा मतलब है कि a की वैल्यू क्या है, -3। तो यहाँ पे -3 डाल के देखो क्या आता है। तो 4 × 9 + 12 × -3 + 9, 4 9 ज़ा 36 और 12 3 ज़ा 36, 36 कैंसिल, यानी 9 बचा सिर्फ और सिर्फ। तो f ऑफ नेगेटिव मतलब जो डालने से 9 आ रहा है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो यानी आपके PI की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 1/9, और ये वाली चीज़ एज इट इज़ 144 e रेस टू नेगेटिव 3x। अब 9 के टेबल से कितने आ जाने वाला है, 16, बिल्कुल। तो PI आपका क्या आ चुका है, 16 टाइम्स e रेस टू नेगेटिव 3x। डन, बस PI और CF आ चुका है। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हो कि फाइनली y इज इक्वल्स टू CF + PI। तो आपका y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, C1 + C2x e रेस टू नेगेटिव 3x/2 + 16 टाइम्स e रेस टू नेगेटिव 3x। ये आ चुकी है आपके y की, y इज इक्वल्स टू C1 + C2x e रेस टू नेगेटिव 3x/2 + 16 टाइम्स e रेस टू नेगेटिव 3x। ये आ चुकी है आपके y की फाइनल वैल्यू, एंड दैट इज द जनरल सॉल्यूशन वेयर C1 एंड C2 स्टैंड्स फॉर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर हुआ आप लोगों को ये दो क्वेश्चन। इन दोनों ही क्वेश्चंस में बात यही थी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में a की वैल्यू डालने से 0 नहीं आ रहा था। शायद अगला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसा हो कि 0 आ जाए, उसको हम देखते हैं। अभी खैर ये दो क्वेश्चंस को ऐसे ही करते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को, सिंपल सा है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।